इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहाँ से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहाँ से निकलती है। बोले जी ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है और फिर शिव जी एक लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती है। गंगा से बात भी करवाते हैं। गंगा का मतलब क्या रखा, जाति और धर्म ऊंचे नीचे नहीं होते, मनुष्य अच्छे या खराब होते हैं। तो मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, लेकिन मैं उस बात का खंडन कर रहा हूं कि एक वर्ग को या एक जाति को एक काम की जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि ज्ञान का सारा काम तो ब्राह्मणों का और राज करने का काम राजपूतों को। इस देश में कोई एक काम मुझे गिनवा दे जो ब्राह्मणों ने किया हो, जो ज्ञान का काम हो। कोई नया आविष्कार किया हो, कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, किसी बीमारी की दवाई बनाई हो, किसी समस्या का निदान किया हो। और राजपूतों के साथ जहां तक बात है, जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमारी अपनी सभ्यता थी, वो इतनी शानदार सभ्यता थी, उसकी खुदाई में वो चीजें मिल रही हैं, उसमें जो लेख मिले हैं उन्हें आज तक ये लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ये इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञान के ठेकेदार हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई में ताम्रलेख मिले, जो वहां पे जो लिपि मिली है, उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए। क्या इनका काम बुद्धि का है? बुद्धि में कौन सी रिसर्च किया? अगर आज इस माइक पे हम बोल रहे हैं तो क्या इसका आविष्कार भारत में हुआ? क्या इस कमरे में ये एसी चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में हुआ? बिजली का आविष्कार भारत में हुआ? हवाई जहाज में उड़ते हैं, क्या उसका आविष्कार भारत में हुआ? मोबाइल फोन का आविष्कार क्या भारत में हुआ? और तो छोड़ो, ये आजकल जो यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ये सब का यूज करते हैं, यूट्यूब, कोई आविष्कार भारत में हुआ? वो अलग बात है कि पूरे दिन भारत ही लगा रहता है उसमें, लेकिन आविष्कार तो बाहर हुए। क्यों हुए बाहर? इन्होंने हमारी बुद्धि खोलना ही नहीं दी। इन्होंने झूठी कहानियां गढ़ गढ़ के प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर दे दे के, हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है, बोले मैं बताता हूँ। एक इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, बस अपने परिवार से कह सकता हूँ कि हमारा परिवार इन मूर्खतापूर्ण बातों में क्यों विश्वास करता और इन मूर्खतापूर्ण बातों का खंडन क्यों नहीं करता। काल्पनिक किताबों को ज्ञान कहते हैं, काल्पनिक कहानियों को ज्ञान कहते हैं। हमें बता रखा है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए थे, कुछ उधर से पैदा हुए थे, कुछ भुजाओं से पैदा हुए थे, कुछ चरणों से पैदा हुए थे। और अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं नहीं? बताओ, आप हाथ उठा के बताओ, हम मूर्ख हैं? तो क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए? सारे मुंह से एक ही तरीके से पैदा होते हैं। अब वो अलग बात है कि आज देश में एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी भी है, लेकिन बाकी तो हम सब एक तरीके से पैदा हुए हैं। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। हम जिस दिन विवेक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम इनकी काल्पनिक झूठी कहानियों का खंडन करना शुरू कर देंगे और उनकी समीक्षा शुरू कर देंगे, उस दिन से सामाजिक एकता और आर्थिक बराबरी प्राप्त हो जाएगी। मैं गुर्जर जाति से आता हूँ और हमारी गुर्जर जाति अब इस समय विचार के मामले में बहुत पीछे है। कई अच्छाइयां हैं गुर्जर जाति में, लेकिन विचार के मामले में बहुत पीछे है। जब मैं लिख देता हूँ कोई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कहीं सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले गुर्जरी गाली देने आते हैं। कहते हैं तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। इन्हें गुलामी में आनंद आ रहा है और ये हर जाति में हाल है, क्योंकि जो जिन लोगों ने बनाई थी, धूर्त लोगों ने, उन्होंने ऐसी सीढ़ीदार व्यवस्था बनाई, इतने खाने बना दिए कि हर सीढ़ी पे खड़ा आदमी ये देख के खुश है कि नीचे वाले सीढ़ी पे भी कोई है। मैं इससे तो ऊपर की सीढ़ी पे हूँ, ये नहीं देख रहा कि मेरे ऊपर की सीढ़ी पर कौन है, और ये नहीं कह रहा कि इन सीढ़ियों को तोड़ो, हम मैदान में खड़े होंगे, सब एक बराबर में खड़े होंगे, ये सीढ़ियां रहेंगी। तो जो हम लोग, जो हमें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था में हम उसकी भूलवश या नासमझीवश या अज्ञानतावश उसी की रक्षा करने में लगे हुए, उसी में आनंद ले रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो संसाधन है उनमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर ये
बहन जी फूलन देवी जी किसी उस समाज में शक्ति संपन्न समाज में पैदा हुई होती तो आज भारत में देवी के तौर पर पूजी जा रही होती। लेकिन हमारा समाज इतना कमजोर समाज है कि हम ठीक से उनका महत्व लोगों को बता नहीं पा रहे, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, विचार सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, विचार से ही दुनिया आगे बढ़ती है और विचार एक दूसरे को देख के विचार की प्रेरणा मिलती है। आज ये कार्यक्रम मुकेश सिद्धार्थ जी ने किया है, 20 लोग ऐसी प्रेरणा लेके जाएंगे कि इस तरह के और कार्यक्रम करेंगे। इस तरह जब गहन अंधकार हो तो विचारधारा के दीपक से ही प्रकाश होता है। मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाए। अगर आज मुकेश सिद्धार्थ जी ने एक विचार का दीपक यहाँ जलाया है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि हम इन दीपकों को अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी बस्ती, अपने अपनी कॉलोनी में लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि क्या क्या अन्याय इस व्यवस्था में हो रही है। मुकेश सिद्धार्थ जी ने इस कार्यक्रम में 4 मौका रखे हैं। कार्यक्रम को बहुत सुंदर उन्होंने नाम दिया है सामाजिक सम्मेलन। समावेश करना अगर हम सीख गए तो हम जो वंचित लोग हैं वो सारे लोग हो रहे हैं, हम जिस चीज से दूर हैं वो हमें मिल जाएगी। आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक? मुकेश सिद्धार्थ जी जो आपको निमंत्रण मिला होगा उसमें 4 बिंदु लिखे सामाजिक इसमें जो है आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, समाज का विभाजन कैसे किया गया, ये जो है मैं कहना चाहता हूँ आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। केवल हमें अपनी बुद्धि और विवेक के प्रयोग करने की जरूरत है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, जिन लोगों ने हमें व्यवस्था में फंसाया है, जिन लोगों ने हमें जाल में फंसाया है, वो बहुत विद्वान नहीं है। हम अपनी विद्वता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये कमी है। उनसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, उनसे ज्यादा विवेक हमारे पास है, उनसे ज्यादा विचार हमारे पास है, उनसे ज्यादा उपलब्धियां हमारे पास है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें उन्होंने झूठी कहानियां बता रखी हैं, झूठे पाखंड दे रखे हैं, अंधविश्वास परोस रखे हैं और हम ज्ञान समझ के अपने आप में मगन हुए घूम रहे हैं कि ये ज्ञान की बात है। ये जो जाति व्यवस्था है ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये कोई कुदरती व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये मानव निर्मित व्यवस्था है। और ये कुछ धूर्त लोगों ने, उन्हें मैं विद्वान नहीं कहूंगा, विद्वान तो है ही नहीं, कुछ धूर्त लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, पीडीए समाज को गुलाम बनाने के लिए वो काल्पनिक कहानियां और काल्पनिक किताबें लिख के काल्पनिक व्यवस्था हमें बना दी है और हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उस व्यवस्था को ढोते जा रहे हैं। हमारा काम बुद्धि का काम रहेगा, पढ़ने लिखने का काम हम करेंगे, किताबों में क्या लिखा हुआ हम बताएंगे, लिखेंगे भी हम। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे ये तलवार चलाएंगे, इनका काम शासन करने का रहेगा। तीसरे धन का काम देखेंगे और बाकी श्रम का काम करेंगे। अब जब उन्होंने देखा कि श्रम का काम करने वाले तो बहुत ज्यादा संख्या में है और ये किसी दिन एक हो गए तो तुम्हारी व्यवस्था को पलट देंगे, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जो खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो पशुपालन करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो आपका दस्तकार होगा उनकी अलग जाति होगी। फिर देखा गया ये अब भी बहुत ज्यादा है तो उसमें भी विभाजन किया गया। बोले जो अन्न की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो फूलों की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो तालाबों में सिंगार वगैरह की खेती करेगा उसकी अलग जाति और जो सब्जियों की खेती करेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह पशुओं को बांटा कि जो ऊंट और घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति, जो भैंस और गाय पालेगा उसकी अलग जाति,
जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, और जो मुर्गी बकरी और ये पालेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह दस्तकारों को बांटा कि लकड़ी के दस्तकारों की अलग जाति, सोने के दस्तकारों की अलग जाति, लोहे के दस्तकारों की अलग जाति। तो ये विभाजन किया गया और फिर उनमें भी और जातियां बनाई गई, फिर उनमें गोत्र बनाए गए, और हम किसी और के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को जो हमारे खिलाफ है, जो हमें गुलाम बनाती है, जो हमें कमजोर बनाती है, उसकी रक्षा करने के लिए हम लड़ रहे हैं लोगों से। मैं तो कम से कम मैं रोज झेलता हूं। अगर कोई उल्लेखनीय किया है, कोई शानदार काम किया, कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो हमारे नाम पे है, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने देश में कपड़ा बुनना सीखा, कपड़ा बुना, उस कपड़े की शोहरत सुन के अंग्रेज यहाँ तक आए। हमारे बुजुर्गों ने हमें पैदा करके इस देश का पेट भरा, हमारे बुजुर्गों ने पशुपालन करके दूध पिलाया इस देश को, हमारे बुजुर्गों ने टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को शानदार खराब खराब के कुर्सी मेज बनाई, फर्नीचर बनाए। हमारे बुजुर्गों ने चमड़े को साथ साथ के उससे जूते बनाए, कपड़े बनाए, कोट बनाए, दूसरी चीजें बनाई, चांदी सोने के आभूषण बनाए। ये सब हमने किया। तुमने क्या किया भैया? तुमने तो झूठी कहानियां लिख रखी है कि एक बार देवताओं राक्षसों ने उसका समुद्र का मंथन किया था और वो पहाड़ को जो नथनी को बना लिया मथनी, और उस कौन सा नाग था वास की नाग को जो नेति बना लिया, और फिर उसमें से विष निकला, अमृत निकला, गाय निकली, घोड़ा निकला, और पता नहीं क्या क्या निकल रही है, उसमें से पेड़ निकला, कल्पवृक्ष है। काल्पनिक कहानी। एक चीज कही जाती है कि इस वर्ण व्यवस्था में, इस जाति व्यवस्था में, क्या भाई ज्ञान का काम ब्राह्मण का और राज करने का काम राजपूतों का। मैं ब्राह्मण और राजपूत के कतई विरोधी नहीं हूँ, और मैं सम्मान करता हूँ सब, क्योंकि मैं मानता हूँ कोई जाति कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। किसी जाति को हमें ना बुरा बताना चाहिए, लेकिन जो किसी जाति को ऊंची बताते हैं, किसी जाति को नीची बताते हैं, उनसे हमारा विरोध है, और वो बुरा मानते हैं वो तो माने, 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति है, कोई जाति नीची जाति नहीं हो। लेकिन उसके बाद फिर वैदिक काल के बाद जो पहला साम्राज्य अगर दुनिया में, हमारे देश में, भारत में है, तो नंद साम्राज्य है, जो बड़ा साम्राज्य मगध का नंद साम्राज्य है। नंद कौन थे? नाई थे, ओबीसी थे, पीडीए थे। महानंद कौन थे? नाई थे। नंद का शासन हटाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर 6-7 पीढ़ी तक मौर्यों का शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, फिर अशोक के 4-5 बेटे थोड़े दिन रहे, फिर उनका पोता विरद्रथ, विरद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र ने, फिर 200-250 साल ब्राह्मणों का शासन हुआ, पुष्यमित्र ब्राह्मण था। उसके बाद आ जाता गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो है ये गुर्जर, पाल और ये जो है राजपूत, सबने जिन्होंने इतिहास पढ़ा यही तो काल है। इसके बाद बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं, फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और ये है, और मुगल आ गए 1526 में। 250-300 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेज शासन कर गए, और राजपूतों का शासन कब रहा? इनके रहे छोटे-छोटे 10-20 गाँव के छोटे-छोटे राज इधर उधर रहे। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं? बोले तो गाय की सींग पर धरती रखी हुई है, जब गाय की सींग डूबने लगता है, वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्खता और भी भयंकर बात कह रहा है, एक मूर्ख जो अपने आप को जगतगुरु कहता है, ये बहनें बैठी मेरी, लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तन में इतना भार होता है कि अगर स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए नहीं तो जमीन सहन नहीं कर पाती, और तब भूकंप आता है। ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, अभी ताजी है। ऐसी काल्पनिक कहानी हमें बता रखी है। हमने कहा भैया ये चंद्र ग्रहण सूर्य कैसे पढ़ते हैं? कहते वो राहु के लिए जो सूर्य को नाराज हो जाते हैं वो ग्रस लेते हैं, और उस टाइम पर बस मंत्र बोले करो और दान दिए करो, और मत छोड़ो। ये तो लंबी बात थी, चलो थोड़ी दूर की बात थी। तो आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो?
सामाजिक आर्थिक राजनीति जब जिस दिन हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मर रहे थे। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि कुछ इसका देखना कि इसकी कोई दवाई खोल लें। लोगों को बहकाते रहे कि माता है, माता की पूजा करो और डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो माता भड़क जाएगी। और बोले वो चावल बनाते थे और चावल कर्मवीर जी क्या बना रहे, चावल के ऊपर डूबा है और उन्हें खा के चले जा रहे, कह रहे माता का बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो अमेरिका में डॉक्टर जेनर ने इसका टीका खोल दिया, पूरे दुनिया से माता ही खत्म कर दी। आज इनाम है कोई दुनिया में चेक ढूंढ के दिखाते। पोलियो को खत्म कर दिया डॉक्टरों ने। पोलियो के जो बच्चे होते थे कहते थे कि ये ग्रहण में खड़ी है, ये ग्रहण में चादरें के लेके महिला ग्रहण करते हैं। तो आज भी हमारे समाज में इतने मूर्ख लोग हैं, गर्भवती स्त्रियों को खड़ा रखते हैं 2 घंटे कि खड़ी हो जाओ ग्रहण कर रहा। तो जब तक ये मूर्खताओं से हम नहीं निकलेंगे, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे और जिन किताबों में हमारे खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, हमारे लिए गाली लिखी हुई हैं, हम उन्हें पूछ रहे हैं और कह रही है कि ढोल का बात शुद्ध तुम्हारी सकल तालना के लेकर ये शुद्ध को कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, इसलिए कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल का बात शुद्ध को सुना है और हम पैसे खर्च करके उधार लेके कर्जा करके और पटना जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में लगा रहे हैं, जो हमें गाली दे रही है, जो हमारी गुलामी को बंद कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किताब में एक बहन बोल रही थी उससे पहले, वो कह रही थी कि इस किताब को जलाना नहीं चाहिए, ये कह रही थी। मैं भी सहमत हूँ इस बात से, किसी को जलाना फाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उससे सीख लो कि इसका षड्यंत्र क्या है। इस षड्यंत्र को ऐसा ही दूर किया जा सकता है कि जो हमें वर्ण के बाद पैसे के आधार पर हजारों जातियों में बांटा गया है, उन सबको एक कर दो। लोहिया जी बाबा साहब अम्बेडकर का नारा था कि जाति तोड़ो जमात जोड़ो, समाज को जोड़ो। इन जातियों को तोड़ के हमें एक वर्ग बनना होगा, एक ग्रुप बनना होगा, एक समूह बनना होगा। कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है। बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं और 5वां कोई वर्ण ही नहीं था हिंदू व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। तो किसी गलतफहमी में न रहें, बाकी सब शूद्र हैं, तो ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया। तो जो इनके सिद्धांत चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम एक दादरी में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वो बाद में लगा था। मुकेश जी को मैंने पहला टाइम दे दिया था, इसलिए मैंने उनसे निवेदन कर लिया कि आप मुझे शुरू में बुलवा देना, तो मुझे निकलना पड़ेगा, उसमें मेरे पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मुझे जल्दी निकलना है, मैं अपनी वाणी को बुला लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।